इलेक्शन का माहौल चल रहा है चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में से कुछ ना कुछ निकालेगी। और अपीजमेंट की पॉलिसी तो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज की रही है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपीजमेंट के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज जनता को देने की कोशिश करती है। जैसे मैं कर्नाटका की बात करूं तो वहां पे मुस्लिम रिजर्वेशन की बात, जो कि अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। दो टर्म है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखो, इक्वालिटी डायनेमिक है और इक्वालिटी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, क्योंकि इक्वालिटी का जो मेन मकसद है वो पहुंचना है इक्विटी की तरफ। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, सपोज करो एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें मैच चल रहा है और उसके चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है। फेंसिंग की वजह से जो सबसे लंबा है उसमें अगर मान लो तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग में से एक सबसे लंबा, एक उससे छोटा, एक उससे सबसे छोटा। जो सबसे लंबा है वो फेंसिंग के थ्रू यानी मैच देख पा रहा है क्लियरली, उससे छोटा उसे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और जो सबसे छोटा है उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये समझते हैं कि जो सबसे लंबा है वो जनरल कैटेगरी हो गई, उससे छोटा हो गया वो ओबीसी कैटेगरी हो गई, और जो सबसे छोटा है वो एससी और एसटी कैटेगरी हो गई। अब अगर हम जो सबसे छोटा है उसे स्टूल दे दे और जो उससे बड़ा था थोड़ा उसे भी छोटा स्टूल दे दे, तो ताकि तीनों की हाइट लेवल पे आ जाए एक बराबर और वो मैच को एंजॉय कर सके, तो इसे कहते हैं हम अफर्मेटिव एक्शन। यानी हमारा प्रिंसिपल क्या था? इक्विटी को मेंटेन करना, इक्विटी को अचीव करना, ताकि एक समानता हो जाए, ताकि वो मैच को अच्छे से एंजॉय कर पाए। ये जो हमने स्टूल लगाया ना, इसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। और ये अफर्मेटिव एक्शन इंडिया के केस में रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन बेसिकली आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से आती है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 15 में एजुकेशन से रिलेटेड रिजर्वेशन है, और आर्टिकल 16 के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन दे रखी है। तो आर्टिकल 15(4) आपको पता है चंपकम दोराई राजन केस से रिलेटेड है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और आर्टिकल जो 15 क्लॉज 5 है उसमें बात करते हैं एससी एसटी और ओबीसी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। और आर्टिकल 16 है, ये बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। देखो, आर्टिकल 16 है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट ऑफिस पे एप्लीकेबल नहीं है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले एक ऑर्डर निकाला था कि सब प्राइवेट जो प्राइवेट ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर जो जॉब है वो कुछ कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, उस उधर आर्टिकल 16 अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट अपने एंड से कुछ नहीं कर सकती इसमें। प्राइवेट अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 16 सिर्फ पब्लिक ऑफिस पे अप्लाई होता है। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 16 क्लॉज 4A की, तो ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। अब प्रमोशन क्यों? क्योंकि बात ऐसी हुई थी कि एससी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को जॉब तो चलो आपने दिलवा दी रिजर्वेशन के थ्रू, बट वो नीचे के नीचे ही रह जाते हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाता, और उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए आर्टिकल क्लॉज 4A ऐड किया गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ये 4B क्या कहता है? इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। सपोज करो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अंदर रिजर्वेशन के थ्रू कुछ नौकरियां निकाली गई, काफी सारी भर भी गई और कुछ वेकेंट रह गई। जो सीट्स वेकेंट रह गई है उन्हें अगले साल निकालती है गवर्नमेंट। अब पहले क्या होता था कि जनरल कैटेगरी इन सीट्स को यूज कर सकती थी, बट आर्टिकल क्लॉज 16 क्लॉज 4B के आने के बाद अब सिर्फ जो सीट्स वेकेंट है वो नेक्स्ट ईयर सिर्फ वही कैटेगरी के लिए यूज करी जा पाएंगी। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। अब एक इंपॉर्टेंट लिमिट आपको पता है, 1992 का जो जजमेंट था, इंदिरा सोहानी जजमेंट, उसमें 50% का कैप लगा रखा है, यानी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो, जो एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है उसमें हिंदूज ही आ सकते थे, बट 1956 के अंदर इसमें सिख्स को भी ऐड कर दिया, यानी सिख पॉपुलेशन भी अब एससी कैटेगरी में आ सकती है। और 1990 में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उसे भी एससी कैटेगरी में डाल दिया। और हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन और क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो अलग हैं, वो एक्सक्लूडेड हैं, वो एससी एसटी में नहीं थी। बट अब जो मुद्दा चल रहा है ना वो इसी बात पे है, क्या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है? क्योंकि कर्नाटका में रिजर्वेशन मिलता है उन्हें 4% मिलता है। जैसे टोटल 32% ओबीसी का है, उसमें 4% मुस्लिम्स के लिए वो रिजर्व करते हैं। इसी बात पे आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात का दौरा कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने इस बात पे तंज कसा था कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे रही है, और रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। क्या सच में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है इंडिया में? देखो, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, बट कास्ट बेस्ड है। और बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं, बैकवर्ड कास्ट की बात करूं, तो उसके बेसिस पे है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए हैं उनके हिसाब से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें क्रिश्चियंस और इवन मुस्लिम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं।
देखो, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में आया था, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो हिंदूज हैं उनकी जो कास्ट है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि रिजर्वेशन किसे देनी है, बट ये ओनली ग्राउंड नहीं हो सकता रिजर्वेशन के लिए। अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस में आ रहा है तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो जैन या बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट तो बाद में इंक्लूड हो गए थे, तो कोई भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। देखो, ये लीगली मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। देखो, एक केस हुआ था 1975 में, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस। उसमें क्या कहा, दैट रिजर्वेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बट एज एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे अपहेल्ड किया था रिजर्वेशन को। अब 1992 का जो इंदिरा सोनी का जजमेंट है उसमें कोर्ट ये कहता है, अगर कोई भी क्लास की कंडीशन ऐसी है जैसे बैकवर्ड क्लास की है तो वो भी बैकवर्ड क्लास में आ सकती है और उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। देखो, अगर मैं केरला की बात करूं तो वहां पे टोटल पॉपुलेशन का 22% मुस्लिम्स है, और 1952 में उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया था। 1956 में वो क्या करते हैं कि 8 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में सारे मुस्लिम्स को डाल देते हैं और उनका 10% से बढ़ा करके 12% तक कर देते हैं, क्योंकि वो बाद में 12% हो गया था तो 12% रिजर्वेशन हो गया। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पे 30% ओबीसी है, और जिसमें से मुस्लिम्स के लिए 3.5% रखा हुआ है। हाँ, उसके अंदर जो अपर क्लास मुस्लिम्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। आप सभी को पता है कि तेलंगाना 2014 में बना, तो उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेकर के आती है कि 12% तक वो रिजर्व करेगी मुस्लिम ओबीसी के लिए। ये कौन से बेसिस पे हुआ, ये जी सुधीर कमीशन था, उसके बेसिस पे इन्होंने इसे इंप्लीमेंट किया। बट एक्चुअली में कर्नाटका में चल क्या रहा है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया ताकि उन्हें रिजर्वेशन मिल पाए। अब इसी पे एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने क्रिटिसाइज किया, इस गवर्नमेंट की मूव को क्रिटिसाइज किया कि आप सारे मुस्लिम्स को कैसे ओबीसी की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि सारे मुस्लिम्स तो बैकवर्ड नहीं हो सकते, उसमें अपर क्लास मुस्लिम्स भी होंगे। तो ये एक सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ उनके लिए था जो वीकेस्ट ऑफ द वीक हैं, उनके लिए। अब पहली बात तो ये हिंदूज के लिए था, उसके बाद जब इसमें मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे क्रीमी लेयर की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको, सब मुस्लिम्स को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। साथ ही में एनसीबीसी ये कहता है कि हम मना नहीं कर रहे कि आप मुस्लिम को बैकवर्ड क्लासेस में डालो, बट सारे मुस्लिम्स बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आ सकते हैं। अब इसी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन के बेसिस पे ये डाल रही है कांग्रेस, रिजर्वेशन लेकर के आ रही है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। और इवन बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं बोला था। बट इस पे सीतारामैया सीएम, जो सीएम है कर्नाटका के, वो क्या कहते हैं कि भाई ये आज की बात नहीं है, इसे 30 साल हो गए जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं 4%, और ये बेसिस 1974 में कोई कमीशन आया था उसके बेसिस पे ये सब चल रहा है। अब ये जो रिजर्वेशन हुआ है 1995 में HD देवगौड़ा वो लेकर के आए थे, देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी, वो इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अंडर कैटेगरी 2B के अंदर मुस्लिम्स को रखा जाता है, और वैसे तो ये 6% था, 4% मुस्लिम्स के लिए और 2% चले जाएगा क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के लिए। तो अभी कुल मिला के बात है, करंट सिचुएशन ये है कि कर्नाटका के अंदर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है, बट जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इस पे कि आप सारे मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।